प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हम किसी भी तत्व को उसके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक से निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तुमने ये भी देखा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, एक विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में नहीं घूमते हैं। तो उनके घूमने की या पर हर एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका भी एक साइंस है। उस साइंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो हर एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, ये भी आपको। तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। अब बोर ने जिस प्रकार की परमाणु प्रतिकृति बताई उसमें उन्होंने कहा था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यह एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थायी कवचों में परिभ्रमण करते हैं। स्थायी कवच यानी मैंने कहा था कक्षा, जिसको हमने कक्षा कहा था, या अभी यहाँ पे हम लोग कवच कहते हैं, इंग्लिश में इसको शेल कहते हैं। ठीक है, एक स्थायी कवचों में परिभ्रमण करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। परमाणु नाभिक के सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच कहते हैं, उसके बाद वाले को दूसरा कवच कहते हैं, और कवचों की क्रमांक के लिए n, ये देखिए ये n, छोटा n, इस संकेत का उपयोग करते हैं। अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4 ये जो है कवचों की संख्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं अभी आपको कवच कैसे होते हैं वो दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए इस चित्र में आपने देखना है, ये देखिए ये है फ्रांशियम का एक, ये तत्व है फ्रांशियम, उसका ये कवच दिखा रहे हैं। ये देखो ये पहला कवच है, ये दूसरा कवच है, ये तीसरा कवच है, ऐसे ये कवचों की संख्या। तो इसको हम लोग n बराबर 1, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस प्रकार ये कवच होते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी नाम है K, L, M, N एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले कवच को n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, समझ में आए? कवचों की संख्या आपको समझ में आई? अच्छा, तो देखिए, तो n बराबर 1, 2, 3, 4 इन क्रमांकों के अनुसार कवचों को K, L, M, N डैश 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 इन संकेतों द्वारा संबोधित करते हैं। अब प्रत्येक कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रत्येक कवच में 2n का वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, 2n का वर्ग इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2n का वर्ग इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे करना है? तो नीचे तालिका दी है, उसको हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो कितने हो गया? 2n का वर्ग। इस सूत्र से हम किसी भी कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका हम सूत्र से निकाल सकते हैं। अब ये ज्यादा से ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया? तो देखते हैं कि किस प्रकार होता है। तो नीचे आइए, देखिए तालिका में क्या है। तो इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं प्रत्येक कवच में। n का मान बढ़ने पर उस कवच में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो उससे क्या होगा कि ऊर्जा भी बढ़ती है। चलो अब देखते हैं कि कैसे इस सूत्र के अनुसार आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो k बराबर, k मतलब संकेत k है, n कितना हो गया? 1। सूत्र क्या है? 2n का वर्ग। तो n का मान यहाँ पे प्रस्थापित करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 1 का घात 2। अब 1 का घात 2 मतलब क्या? 1 का घात कितना भी रहा तो भी 1 ही होता है या नहीं? तो कितना हो गया? 2 इंटू 1 यानी 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। तो पहले कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। आपको ये तालिका भर के निकालनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है,
कितने हो गए? 2। चलो समझ में आई है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है यहाँ पर? L संकेत, L कवच L है, इसका संकेत है L। अब इसका n का मान कितना है? n का मान है 2। ठीक है, n का मान है 2। अब क्या होगा? सूत्र कैसा है? 2 गुना, बोलो, हाँ, 2 गुना 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना हो गया? बोलो चलो, 2 का वर्ग कितना हुआ? 2 का वर्ग 4। 4 गुना 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 8। ठीक है, समझ में आया ये? चलो तो m लेते हैं। m मतलब मान कितना हो गया? n का मान 3। तो बोलो सूत्र क्या होगा? 2 गुना 3 का घात 2। अब 3 का घात 2 यानी कितना हो गया? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 दूनी कितना हो गए? 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 18। समझ रहे? चलो n का मान बताओ कितना होगा फिर? n बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। तो बोलो अब 2 गुना 4 का घात 2। अब 4 का घात 2 यानी कितना हो गया? 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 16 दूनी 32। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक कवच में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कवच में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कवच में 18 होंगे और चौथे कवच में 32 होंगे, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आया? तो सूत्र क्या इस्तेमाल करना है आपको? 2n का वर्ग। n मतलब क्या? स्मॉल n मतलब क्या है? क्या है? कवचों का संकेत या कवचों का नंबर है। तो k के लिए 1, l, m, n, n के लिए 4, m, o, ऐसे आगे ये बढ़ते जाता है। तो ऐसे कवचों की संख्या भी बढ़ती जाती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जाता है। ठीक है, वो आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा। समझ में आया तालिका कैसे है? तो इसी के अनुसार यदि देखो पहले कवच में 2 है, तो अभी मैं चित्र दिखाता हूँ, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। देखो पिछले पहले कवच में कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 और ये 1, 2। अब दूसरे कवच में 8 थे, तो गिनिए, यहाँ से ही शुरू करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। तो दूसरे कवच में 8 हो गए। अब तीसरे कवच को स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 आ गए। ठीक है, अब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो गए। दूसरे इसमें 32 आए हैं, चौथे इसमें 32 आए हैं, फिर 18 आए, फिर 8 आए, फिर 1। तो ये संख्या जो है ये कम ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा मतलब कितनी? ज़्यादा से ज़्यादा 18 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 32 होगी, 32 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे चलते हैं, तो आपको कवचों की संख्या समझ में आए। तो उपर्युक्त तालिका के आधार पर कवचों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या लिखो, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, यह आपको पूरा लिख के निकालना है। चलो अब नीचे चलते हैं। तो परमाणु की संरचना और सौरमंडल में समानता है। सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय बल के कारण परिभ्रमण करते हैं। परमाणु संरचना में कौन सा बल कार्यरत होगा? अब बोलो कौन सा बल कार्यरत होगा? तो आप जानते हो कि प्रोटॉन यह धन आवेशित है, न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई भी आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो दोनों के बीच में एक विद्युत आकर्षण होता है, विद्युतीय आकर्षण होता है। उसमें ये विद्युतीय आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं तत्वों में का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन। हमने देखा कि K, L, M, N इन कवचों में क्रमशः अधिक से अधिक 2, 8, 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पर, है ना। पिछले इसमें हमने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता है। धारकता मतलब क्या? वो उस कवच में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए उसको धारकता कहते हैं।
ठीक है। अब कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कवचों में वितरण होता है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कहलाता है। अब इसमें क्या कहना है उनको कि तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कहलाता है। अब इसमें क्या है, विन्यास मतलब प्रत्येक कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो पहले कवच में ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे कवच में ज्यादा से ज्यादा 8 है ना। तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार होता है करके। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में जिस कवच में होता है उस कवच के अनुसार निश्चित ऊर्जा होती है। पहले कवच में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है, पहले में सबसे कम, दूसरे में उससे थोड़ी ज्यादा, फिर ज्यादा ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो अब हम तालिका में, नीचे की तालिका में देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका संरूपण कैसे होता है। तो ये देखो, ये तालिका है। ठीक है। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। ठीक है। तो पहले कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, तो यहाँ पर 1 आ गया, खत्म। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या होगा, 1। अब हीलियम में आओ। हीलियम में कितना है, उसका संकेत है He। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के 2 पहले कवच में समा जाएंगे, तो उसमें और दूसरे कवच की आवश्यकता नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या हो गया, 2। ठीक है। अब आइए लिथियम पर। लिथियम 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, पहले कवच में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज्यादा रख नहीं सकते, इसलिए पहले इसमें 2 पूरे हो गए। अब बचे कितने, 3 में से 2 गए, बचे कितना, 1। ये जो बचा हुआ 1 है वो अगले कवच में आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। तो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या हो गया, 2 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। कार्बन के 6 है। ठीक है। तो कार्बन के 6 है, तो पहले कवच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलो बोलो। हाँ, कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसमें ये 2 आने ही आने, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब 2 यहाँ पर आ गए, तो बच गए कितने, तो 6 घटा 2 करिए, 6 घटा 2 कितने हो गए, 4। तो वो 4 कहाँ पर जाएंगे, दूसरे कवच में जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 4। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे लिखोगे आप, 2, 4। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन लिखना है। ठीक है। अब आइए नाइट्रोजन पर। बोलिए नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, हमेशा 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। अब बचे कितने, 7 में से 2 गए, 5। तो दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। कितने आए, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे होगा, 2, 5। कितना हुआ, 2, 5। ठीक। चलो अभी ऑक्सीजन देखिए। ऑक्सीजन के संकेत है O और उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, चलो हमेशा की तरह 2 आएंगे। 8 घटा 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे होगा, 2 कैसे होगा, 2, 6। ठीक है। चलो फ्लोरीन देखिए। फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, और दूसरी कक्षा में 9 घटा 2 कितने हो गए, 7। तो कितने आ गए, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे हो जाएगा, 2, 7। ठीक है। चलो अब नियॉन पे आइए। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो पहली कक्षा में कितने आए, 2। दूसरी कक्षा में कितने, 10 घटा 2 8। तो 8 हो तो 10। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे होगा, 2, 8। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार तालिका बढ़ती जा रही है। अब देखिए सोडियम कितना है, उसका संकेत है Na, उसके इलेक्ट्रॉन है 11। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2। अब 11 घटा 2 कितने हो गए, 9। बराबर, 11 घटा 2 9। तो यहाँ पर हम कितने दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे कितने दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। बराबर है। तो अभी हमारे पास तो 9 है, फिर क्या करें, तो जो 9 में से जो 8 है वो यहाँ पे दे दीजिए।
यहाँ पे कितने दे दिए हमने, 8 दे दिए। अब 9 में से 8 दे दिए यहाँ पर, तो कितने बचे, 1, तो वो 1 यहाँ पर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 8 से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ में आएंगे, वो m कक्षा में आएंगे या m कवच में आएंगे। तो सोडियम का कैसे हो गया 11, फिर से देखो सोडियम का 11 मतलब पहली कक्षा में आए 2 और दूसरी कक्षा में आए 8 और बचे थे हमारे 9 में से 8 यहाँ पे आ गए, तो 1 बचा यहाँ पर। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे हो जाएगा, 2, 8, 1, ठीक है, समझ में आया। चलो अब क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन में कितने हैं, 17 या 17। चलो क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन में कितना है, उसका संकेत है Cl और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17। तो 17 में से पहली कक्षा में कितने आ गए, 2। अब 17 में से 2 गए, कितने बचे, 15, बराबर। अब 15 में से इस कक्षा में कितने आएंगे, इस कक्षा में 8 आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो फिर यहाँ पर आपने 8 लिखना है। अब बोलो कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने, ये टोटल 17 है, यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और ये 17, 17 घटा 10 कितने हो गए, 7, है ना। तो जो वो बचे हुए 7 है वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक, समझ में आया। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, ये आने ही आने। उसके बाद जो बचे हुए वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे हम लोग अधिकतम कितने दे सकते हैं, 18, ठीक है, तो हमने 7 यहाँ पर दे दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे हो गया, 2, 8, 7, ये याद रखना है आपने, और ये परीक्षा में हम पूछेंगे भी आपको। अब आर्गन लीजिए। आर्गन में कितने हैं, 18। तो फिर से पहली कक्षा में 2 पूरे कर दो, दूसरी कक्षा में 8 पूरे कर दो, ठीक है। 8 और 10, 2 कितने हो गए, 10। तो 18 में से 10 गए, कितने बचे, 8। वो 8 कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पर, मतलब m कवच में हम 8 डालेंगे, हो गया 18। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कैसे हो गया, 2, 8, 8, हो गए, ठीक है। अब आइए ब्रोमीन पर। अब ब्रोमीन में कितने हैं, 35। अब ये भी जरा महत्वपूर्ण है, आप ठीक से ध्यान देना। पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8। अब तीसरी कक्षा में महत्तम कितना है, 18, तो यहाँ पे आप 18 लिख दो, 18 लिख दिए। अब बाकी बचे कितने, अब जमा करो, कितने हो रहे हैं, ये 8 और 2 10, 10 और 18 28, है ना। 8 और 2 10, 10 और 18 28। तो 35 में से 28 गए, बचे कितने, गणित आना चाहिए अच्छे से। 35 में से 28 गए, बचे 7, वो 7 आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए चारों कवच भर गए। अब तो 2, 8, 18, 7, 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 और 7 35, बराबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन कितना कैसे हो जाएगा, 2, 8, 18 एंड 7। तो इस प्रकार आपको ये तालिका पूरी करनी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन आपको याद रखना है, और ये परीक्षा में आएगा भी, आपको तत्व दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन लिखो। तो ये तालिका आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है तथा अपनी क्लास वर्क में भी लिखना है, ठीक है, समझ में आया ये। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। संख्या स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन अल्प विराम से अलग किए हुए अंकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये देखो, ये स्वल्प विराम दिए हैं मैंने, कॉमा बोलते हैं उसको। इसके अंक ऊर्जा के आरोही क्रम वाले कवचों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 281, ये देखो यहाँ हमने किया था 281। इसका अर्थ सोडियम के परमाणु के K कवच में 2 है, तो K कवच में 2 और M कवच में 8 तथा L कवच में 8 और M कवच में 1। इस प्रकार टोटल पूरे कितने हो गए, कुल 11 इलेक्ट्रॉन वितरित किए गए हैं या किए होते हैं। तो ये परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन के आकृति के अनुसार रेखांकन द्वारा भी दर्शाते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको ये समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन किया गया है। तो इसको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझकर लेना है। थैंक यू।